नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब ठीक होंगे और जितनी भी नई सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है उन सबका अच्छे से लुत्फ़ उठा रहे होंगे। मैं आपको अपडेट कर देना चाहती हूँ, सुबह जैसे 10 बजे ये क्लासेस आती हैं जिसमें हम पूरे घटना चक्र के इतिहास को वहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि संडे एंड वेडनेसडे को देखेंगे कि दोपहर में आपकी क्विज़ सीरीज़ जो है वो आती हैं, उनको दोपहर 12 बजे ज़रूर देखिए जिसमें हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आर ओ एरो की शाम को 5 बजे क्विज़ की सीरीज़ आती है, उसको देखना ना भूलें। इसी तरह से हम देखेंगे कि मंथली या फिर ईयरली हम करंट अफेयर्स की क्विज़ को लेकर आएंगे जिसमें हम 365 के पूरे पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि और भी नई सीरीज़ जैसे यूपीपीएससी को लेकर हम एक नई सीरीज़ मंडे या ट्यूसडे से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ कई सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस भी आपकी आर ओ की बात हो या फिर यूपी स्पेशल, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष के वीडियोस हैं वो आ चुके हैं, उनको जाके देखिए। तो सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। इससे संबंधित कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है तो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। उन सभी वीडियो का लिंक इत्यादि अगर आपको नहीं मिल रहा है चैनल पर तो आप मुझे यहाँ या फिर यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। उन सबके PDF इत्यादि यहाँ पर अवेलेबल होंगे। अभी तक फॉलो नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए प्रोग्राम्स आपको टाइम पे मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? जैसे दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। ठीक है, देखिए जो लॉर्ड वेलेजली हैं इन्होंने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। उस समय फ्रांस के अगेंस्ट यानी कि फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा बहुत छिन्न भिन्न हो चुका था और नेपोलियन मिस्र और सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरता पूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी थोड़ा टल गया। सहायक संधि की शर्तों में एक शर्त ये भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी की एक सेना को रखेगी जिसका सारा खर्च, सारा व्यय राज्य को ही देना होगा और इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी को होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय या अंग्रेजों की दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा और उनके किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा कि कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो गाजीपुर है, बलिया है, वाराणसी है, गोरखपुर है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आप देखेंगे 1786 से 1793 तक इनके बारे में आपको पता चलता है और 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं और इसे भारत के देखेंगे इस्तमरारी यानी कि हम जिसको स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, न्याय संहिता, भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है और इनकी मृत्यु जो है 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर यूपी में हुई थी। ठीक है, यहीं पर इनकी कब्र भी स्थित है। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा? तो देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें हमें समझना है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था किसके द्वारा किया गया था। देखिए इसमें आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो गणना है भारत के महान शासकों में होती है और ये भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट भी रहे हैं। ये ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था और उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सबसे पहले राजनीतिक रूप से एकबद्ध भी किया था। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि भारत में सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, अभी हमने समझा था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त, मौर्य, वर्धन या कुषाण? तो देखिए यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उसमें मौर्य राजवंश सबसे ज़्यादा प्राचीन है और इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व तक था।
और मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन भी किया था। तो कहने का तात्पर्य इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अशोक घोष। तो देखिए, विशाखदत्त जो कृत मुद्रा राक्षस है उससे चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना मिलती है और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र भी माना गया है और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को ब्रशल या फिर कुलहीन भी कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। तो विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख भी किया है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेंड्रोकोटस कहा गया है उसको। याद रखिएगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखने में लगते हैं लेकिन गलतियाँ वहीं होती हैं। ठीक है, सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने दी थी? तो अभी हमने समझा कि चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस की पहचान किसने दी थी? विलियम जोन्स ने दी थी। किसने दी थी? विलियम जोन्स ने दी थी, याद रहेगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोटस की और सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख किया है? तो अभी हमने ऊपर देखा कि किसने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त को दी है। अब यहाँ कह रहे हैं किसने जो है सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो जस्टिन ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा जनक के? तो कौटिल्य जो है इतिहास में विष्णुगुप्त और चाणक्य इन दोनों के नामों से भी बहुत विख्यात थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत के एक छत्र सम्राट बने तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री, प्रधान पुरोहित के पद पर भी आसीन हुए थे। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी की थी और ये भारत के राज्य शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त, देवगुप्त? तो ऋषि चणक ने अपने पुत्र का नाम जो है चाणक्य रखा था और अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य एक पद खंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम से सभ्यता चाणक्य से की जाती है और पुराणों में उसे देखेंगे श्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पर बचपन के नाम की बात की गई है तो चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्रॉचमैन के अनुसार चाणक्य और कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं और इसीलिए बहुत सारे विद्वानों में निष्कर्ष निर्गत किया गया है कि चाणक्य और विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कहने का तात्पर्य कि इस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें तो ऑप्शन सी होगा, विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त था, हमने अभी समझा ऊपर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? देखिए, इस प्रश्न में जो है बड़ा कन्फ्यूजन होता है, सोचते हैं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की यहाँ पर बात की गई है, जबकि आप देखेंगे कि जो कौटिल्य जो चाणक्य हैं उनके द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों के अभ्यास की पुस्तक है। ठीक है, शासन के यहाँ पर बात कर रहा है। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया इसलिए इस प्रश्न को आयोग ने हटा दिया था, लेकिन जब भी आपसे अर्थशास्त्र की बात की जाए तो ये किससे संबंधित है? ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत है, जैसे राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। ठीक है, और अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन और कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था का भी विस्तृत जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ई आपका करेक्ट है, लेकिन अब जो मैंने आपको व्याख्या बताई है उसको आप ध्यान में रखिएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है। देखिए, अब यहाँ पर शासनकाल के सिद्धांतों की पुस्तक है, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया। ठीक है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था? तो अभी हमने समझा कौन सा 7वां अंक था, मित्र था। क्यों? क्योंकि देखिए, मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांतों के अनुसार राज्य का 7वां अंग है और मित्र राज्य के कान होते हैं और राज्य के मित्र शांति और युद्ध काल दोनों में ही सहायता करते हैं। और इसी संबंध में कौटिल्य सहज यानी कि आदर्श और कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र और कृत्रिम मित्र में अधिक श्रेष्ठ होता है। ठीक है, सहज मित्र जो है वो कृत्रिम मित्र से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी, कायर होते हैं उनका विनाश अवश्यंभावी होता है, ऐसा कौटिल्य का मानना था। तो कहने का तात्पर्य है ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है?
तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आप देखेंगे राजनीतिक नीतियों पर बहुत ज़्यादा प्रकाश डाला गया है ना। इसके बाद है कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। जब भी प्रश्न सॉल्व करें यहाँ पर विशेष ध्यान दें, नहीं पूछा गया या सही पूछा गया है तो न्यायिक दंड, यहाँ पर ऑप्शन लिख देती हूँ A B C D, ठीक है, सी है यहाँ पर, मतलब 1 2 और 3 है। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन कर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 और 3, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे अर्थशास्त्र के तीसरे अधिकरण, ठीक है, यहाँ पर अर्थशास्त्र के तीसरे अधिकरण के 65वें प्रकरण में दास कल्प अध्याय है, जिसके अनुसार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को दास बनाया जा सकता है। स्त्री दास को अपने मालिक से संसर्ग से संतान होने पर स्त्री और बच्चा दोनों को दासता से मुक्त हो जाने का प्रावधान था, लेकिन बालक को पिता के पुत्र होने का कानूनी हक नहीं मिलता था। कहने का तात्पर्य है कि पहला और दूसरा कथन तो यहाँ पर पूरी तरह से ठीक है, ठीक है। तीसरा गलत था, उसका ऑप्शन मैंने आपको बता दिया क्यों गलत था, ठीक है। अब अगला बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कालिदास का मालविकाग्नि मित्र और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, तिरुकुल्लर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, इसको हमें समझना है कि किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से जो है की जाती है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में राजनीति शास्त्र का जो आप देखेंगे कि एक अद्वितीय ग्रंथ है, इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। किससे? मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ओके। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। तो स्ट्रॉबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस के डिमेकस यानी कि डाइमेकस नामक जो है अपना जो एक राजदूत है बिंदुसार की राजसभा में भेजा था और ये मेगस्थनीज के स्थान पर आया था। तो बिंदुसार के समय पर इन्होंने भेजा था, ठीक है, ऑप्शन बी है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता था? बुद्ध घोष की सामंत पासादिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, ठीक है। तो बिंदुसार के शासनकाल में आप देखेंगे अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख बुद्ध घोष की समंत पासादिका नामक ग्रंथ में मिलता है। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती का उप राजा था और बुद्ध काल में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। ये महाजनपद मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। इसके 2 भाग थे, उत्तर अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी, जबकि दक्षिण अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऑप्शन ए यानी कि बुद्ध घोष की सामंत पासादिका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थरों का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि लकड़ी का ये बना हुआ था, ठीक है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुग्राहार स्थल से प्राप्त हुए? वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, श्रावस्ती। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र से हमें इनके जो अवशेष हैं वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, हम देखेंगे कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का, वाराणसी का, तो पाटलिपुत्र का था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर चंद्रगुप्त ने, मौर्य साम्राज्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की और इसी कॉन्टेक्स्ट में अशोक के अभिलेखों, जैन और तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग में अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, लेकिन अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय की ही थी और ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध थी और इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन और तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि भी करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ और प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया था,
ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि चंद्रगुप्त मौर्य शासक ने पहली बार जीता था मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र। क्लियर है। अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत था पर पड़ा था, तो किससे पता चलता है हमें? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख जो है उसमें आनर्त और सौराष्ट्र यानी कि गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध से निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का ये भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, ये प्रमाणित होता है ग्रीक विवरणों से, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेखों से, जैन परंपरा से, अशोक के स्तंभ 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेखों से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियोस को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। इसी प्रकार से और नए नए वीडियोस, नए नए प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आएँ। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें सपोर्ट करते रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और निरंतर हमारे साथ बने रहें। सब साथ में आगे बढ़ेंगे तो सब सीखेंगे। और लोगों के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इन वीडियोस को शेयर करिए, ताकि सही व्यक्ति तक इसकी पहुंच हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक और नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।